इस वीडियो में हम रैखिक असमीकाओं यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज से संबंधित कुछ शाब्दिक समस्याएं यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली समस्या है, आपको अपनी पहली दो परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरी परीक्षा में आपको न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितने अंक प्राप्त होने चाहिए जिससे तीनों में मिलाकर आपका औसत यानी कि एवरेज कम से कम 60 अंक हो। तो यहां पर यह समस्या दी गई है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो हमें यहां पर पहली दो परीक्षाओं में प्राप्त होने वाले अंक पता है जो कि 70 और 75 हैं, और तीसरी परीक्षा के हमें न्यूनतम अंक बताने हैं कितने होने चाहिए, और यहां पर तीनों में मिलाकर जो कम से कम औसत है वह भी हमें पता है जो कि 60 अंक है। तो यहां पर कम से कम यानी कि एटलीस्ट का बहुत अधिक महत्व होने वाला है। इसका अर्थ है कि जो हमारा औसत है वह 60 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसी बात से हमें हमारी असमीका यानी कि इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहां पर 3 परीक्षाएं हैं। यह पहली परीक्षा है, यह दूसरी परीक्षा है और यह तीसरी परीक्षा है। तो पहली परीक्षा में 70 अंक प्राप्त होते हैं, दूसरी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं और तीसरी परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंक हमें पता नहीं है। अब चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि तीसरी परीक्षा में हमें x अंक प्राप्त होते हैं। तो यहां पर x आ जाएगा। अब यदि हम इन तीनों का औसत अर्थात एवरेज लेते हैं तो हमें इनका योग करके बटे में 3 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए यह औसत कम से कम 60 अंक होना चाहिए, यानी कि यह बड़ा या बराबर होगा 60 के। तो यहां पर औसत के लिए हमें इनका योग करना पड़ेगा, तो प्लस लिख लेते हैं और यहां पर भी प्लस आ जाएगा। तो इन तीनों का योग करके हमने बटे में 3 कर दिया है। यह औसत है और यह 60 से बड़ा या बराबर है। तो इस प्रकार हमारे सामने यह असमीका यानी कि इनइक्वालिटी आ चुकी है और हमें अब इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा ही इस असमीका को हल कर देंगे। तो देखिए 70 प्लस 75 हम करेंगे तो हमें 145 मिलेगा और प्लस में x है, और इस 3 को हम इस तरफ लेके जाते हैं यानी कि दोनों तरफ दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर रहे हैं। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि 3 एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या है। तो यहां पर यह बड़ा या बराबर हो जाएगा। 3 गुणा में 60 करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। अब चलिए दोनों पक्षों में से हम 145 को घटा देते हैं। तो यहां पर जब हम 145 को घटा देंगे तब हमें x मिलेगा और यह बड़ा या बराबर होगा 180 में से जब हम 145 को घटा देंगे तब हमें 35 मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि यदि हमारा औसत हमें 60 के बराबर या 60 से बड़ा चाहिए तो उसके लिए आवश्यक है कि तीसरी परीक्षा में हमें न्यूनतम यानी कि मिनिमम 35 अंक प्राप्त हों। तो इस प्रकार हमने इसे कर लिया है। चलिए एक और सवाल करते हैं। तो यहां पर है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के समस्त युग्म ज्ञात कीजिए जो कि दोनों 10 से छोटे हों और उनका योगफल 11 से अधिक हो। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर क्रमागत का अर्थ होता है जो कि एक क्रम में हो, यानी कि एक के बाद एक आ रहे हों। विषम यानी कि ऑड, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो यदि हम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के उदाहरण लेना चाहें तो यहां पर देखिए उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि 3 और 5, उसके बाद में 9 और 11 और 51 और 53। तो ये अच्छे उदाहरण हैं क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो देखिए हमें इस सवाल में क्या करना है, हम सबसे पहले 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ढूंढेंगे जो कि क्रमागत होने चाहिए और साथ ही साथ वे दोनों 10 से छोटे होने चाहिए और उनका जो योगफल है यानी कि सम है वह 11 से अधिक होना चाहिए। तो इस 11 से अधिक के लिए हम असमीका यानी कि इनइक्वालिटी की बात कर रहे होंगे। तो चलिए हम यहां पर इस प्रकार से 2 विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और इनका जो योग है तो योग करने के लिए हम यहां पर प्लस लगा देंगे। यह 11 से अधिक होना चाहिए, तो यहां पर यह बड़ा होगा 11 से। तो इस प्रकार से हमें यह असमीका मिल गई है। अब चलिए यहां पर हम चर राशियों की कल्पना कर लेते हैं। तो हम दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में से बड़े को x कह रहे हैं
तो जो छोटा वाला विषम धनात्मक पूर्णांक है वह x माइनस 2 हो जाने वाला है, क्योंकि देखिए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक इसी प्रकार के तो आते हैं। यदि यहां पर 5 है तो यहां पर 5 माइनस 2 यानी कि 3 होगा। इसी प्रकार यदि यहां पर 7 है तो यहां पर 5 आएगा, अर्थात इन दोनों के मध्य सदैव 2 इकाई का अंतर रहेगा। तो इस प्रकार से होते हैं क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यह हमारे पास में असमीका है। अब बस हमें इस असमीका को हल करना है। अब चलिए इनका योग कर देते हैं। तो x प्लस में x 2x हो जाएगा, माइनस में 2 है, यह बड़ा है 11 से। अब चलिए दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ देते हैं, तो यहां पर 2x आ जाएगा, यह बड़ा होगा 11 में। यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 13 मिल जाएगा। अब यदि हम दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देते हैं तो यहां पर 2x बट्टा में 2 यानी कि केवल x बच जाएगा। यह बड़ा होगा 13 बट्टा 2 यानी कि 6.5। तो इसका मतलब है कि जो हमारा बड़ा विषम पूर्णांक है वह 6.5 से अधिक होगा। तो चलिए अब कुछ मान लेकर देखते हैं। तो 6.5 से अगला अधिक कौन सा विषम पूर्णांक है? तो वह 7 होने वाला है। तो यदि एक इनमें से 7 है तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा विषम पूर्णांक है वह होगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। चलिए अब यह हमारे पास में युग्म आ गया है 5 और 7 का, तो इसकी जांच करके देख लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों ही क्या 10 से छोटे हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल हां, 5 और 7 दोनों ही 10 से छोटे होते हैं। और इनका योगफल 11 से अधिक है या नहीं, चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो 5 और 7 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें 12 मिलेगा, जो कि 11 से अधिक होता है। तो इसका मतलब है कि यह युग्म इसके लिए उत्तर के रूप में आ सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या एक और युग्म ऐसा होगा या नहीं। तो यहां पर देखिए 7 से अगला कौन सा विषम पूर्णांक है? तो 7 के बाद 8 आता है, उसके बाद में 9 आता है। तो 9 एक विषम पूर्णांक है। तो यदि हमने यहां पर एक 9 ले लिया है तो यह क्या आ जाएगा? देखिए 9 माइनस 2 कर देंगे जो कि 7 बन जाएगा। चलिए अब इस युग्म की भी जांच करके देख लेते हैं। तो 7 और 9 दोनों ही 10 से छोटे होते हैं। और उसके बाद यदि हम इनका योग करते हैं तो 7 और 9 को जोड़ने पर हमें 16 मिलेगा, जो कि 11 से अधिक होता है। तो इसका मतलब है कि यह युग्म भी उत्तर के रूप में आ जाएगा। अब यह सोचते हैं कि क्या यहां पर एक और युग्म आ सकता है? तो देखिए 9 के बाद कौन सा विषम पूर्णांक होगा? वह 11 होगा। तो क्या 11 हम यहां पर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास यह लिखा हुआ है कि दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, और 11 तो 10 से छोटा होता नहीं है, तो हम 11 वाले को ले ही नहीं सकते। तो इस प्रकार हमें क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के ये 2 युग्म यानी कि पेयर्स मिलने वाले हैं, जिनके अंतर्गत जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वे दोनों ही 10 से छोटे हैं और इनका योगफल 11 से अधिक है। तो चलिए अब केवल यह जांच करने के लिए कि क्या यह असमीका कार्य करती है, हम 6.5 से छोटा एक विषम धनात्मक पूर्णांक लेकर देखते हैं। तो मान लीजिए कि जो बड़ा विषम धनात्मक पूर्णांक है इस युग्म में से वह 5 है, जो कि 6.5 से छोटा आएगा। तो यदि हम इसे 5 कह देते हैं तो जो छोटा विषम धनात्मक पूर्णांक है वह 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों ही 10 से छोटे हैं, किंतु यदि हम इनका योगफल करते हैं तो 3 और 5 का जो योग है वह 8 हो जाएगा, और 8 11 से अधिक तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि यह युग्म हमारे हल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हल में केवल ये 2 युग्म ही आने वाले हैं, 5 और 7 और 7 और 9। तो चलिए अब हम इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो हमें यहां पर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के मध्य संबंध पता है, और साथ ही साथ त्रिभुज की तीसरी भुजा और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के मध्य भी संबंध पता है। अब देखिए आगे हमें कहा गया है सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई यानी कि मिनिमम लेंथ ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है। तो पुनः आपको बता देता हूं कि इस कम से कम का यहां पर बहुत अधिक महत्व है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम इसे साथ में मिलकर करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस त्रिभुज की 3 भुजाएं कुछ इस प्रकार हैं। यह तो सबसे छोटी भुजा है, यह इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है और यह सबसे बड़ी भुजा है। चलिए अब यहां से हम असमीका बनाने का प्रयास करते हैं।
तो हमें बताया गया है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है यानी कि पेरीमीटर है वह कम से कम 61 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और यह मान कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कम से कम 61 सेंटीमीटर का अर्थ है कि जो परिमाप है वह 61 सेंटीमीटर से बड़ा या उसके बराबर आएगा, किंतु हमें यहां पर ये तीनों भुजाएं पता नहीं हैं। तो अब इनको पता करने के लिए चलिए हम सबसे पहले इस सबसे छोटी भुजा को x कह देते हैं। तो यदि यह सबसे छोटी भुजा x है तो अब देखिए हमें बताया गया है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो यदि सबसे छोटी भुजा x है तो जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है वह 3 गुणा x यानी कि 3x आ जाएगा। अब देखिए हमें यह भी पता है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है जो कि हमने यह मानी है यह सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो यदि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 3x है तो 3x में से यदि हम 2 घटा देते हैं तो वह तीसरी भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो यह 3x माइनस 2 आ जाने वाला है। अब यदि हम इन सब का योग कर देते हैं यानी यहां पर प्लस लगा देंगे और यहां पर प्लस लगा देंगे तो यह इस त्रिभुज का परिमाप आ गया है। और हमें बताया गया है कि त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है, यानी 61 सेंटीमीटर से बड़ा या बराबर है। तो बड़ा या बराबर का चिन्ह यह होता है और यहां पर 61 आ जाएगा। तो चलिए अब इस असमीका को हल कर लेते हैं। तो यहां पर x प्लस 3x और यहां पर 3x है तो यह बन जाएगा 7x और माइनस में 2 है, यह बड़ा या बराबर होगा 61। तो अब यदि हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं तो यहां पर 7x रह जाएगा, यह बड़ा या बराबर होगा 61 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें 63 मिलेगा। तो अब यदि हम दोनों पक्षों में 7 से भाग लगा देते हैं तो x जो है वह बड़ा या बराबर होगा 9 के। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटी भुजा है वह कम से कम 9 सेंटीमीटर होने वाली है। अब यदि हमसे यह पूछा जाए कि इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी तो हमारा जवाब होगा कि 9 सेंटीमीटर होने वाली है, क्योंकि यहां पर इस असमीका के अनुसार यह x का मान 9 के बराबर है या 9 से बड़ा है। तो यहां पर जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है वह 9 से कम नहीं हो सकती है। तो अब देखिए यदि जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है वह ठीक 9 सेंटीमीटर के बराबर है तो हम यहां पर यदि 9 सेंटीमीटर रखेंगे तो जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है वह 3 गुणा 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो तीसरी भुजा की लंबाई है वह 27 माइनस 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। किंतु ये सब तो यहां पर हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे केवल यही पूछा गया था कि सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो हमारा जवाब होगा वह 9 सेंटीमीटर होने वाली है। चलिए अब एक अंतिम समस्या कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम यानी कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब इसे हम साथ में मिलकर करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार एक 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है जिसमें से व्यक्ति 3 लंबाइयां काट रहा है और इन लंबाइयों के मध्य हमें परस्पर संबंध भी पता है। तो देखिए यदि हम यहां पर ये 3 लंबाइयां कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं और जो सबसे छोटी लंबाई है उसे एक बार के लिए हम x कह देते हैं। तो देखिए यहां पे हमें बताया गया है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि यह दूसरी लंबाई है तो यह सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो सबसे छोटी लंबाई x है, तो यदि हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो यहां पर यह x प्लस 3 हो जाएगी। अब देखिए आगे हमें बताया गया है कि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। तो यह तीसरी लंबाई है और यह सबसे छोटी लंबाई है, यानी कि x का यदि हम 2 गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा। तो तीसरी लंबाई 2x हो जाएगी। अब हमें बताया गया है कि यह तीनों लंबाइयां 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से काटी जाती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम इन तीनों लंबाइयों का योग करेंगे तो वह न तो 100 सेंटीमीटर होगा न ही 1000 सेंटीमीटर होगा, वह ज्यादा से ज्यादा 91 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यदि हम इनका योग कर देते हैं तो वह कम या बराबर होगा 91 के।
यानी कि अधिकतम इसका मान 91 हो सकता है, किंतु यह 91 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इससे हमें यह असमीका प्राप्त हो जाएगी और इसे हम हल कर सकते हैं। किंतु रुकिए, यदि हम इस समस्या की इस अंतिम लाइन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा गया है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। अर्थात यहां पर इस एक प्रतिबंध के साथ हमें इस दूसरे प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना होगा, और यह दूसरा प्रतिबंध हमें इस तीसरे टुकड़े की लंबाई और इस दूसरे टुकड़े की लंबाई के मध्य संबंध को बताता है। तो यह कहता है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए। तो देखिए, यह तो हमारा पहला प्रतिबंध है। अब इसके साथ ही एक दूसरा प्रतिबंध आएगा जो कि हम यहां से लिखेंगे। तो इस दूसरे प्रतिबंध को भी इसके साथ ही हमें संतुष्ट करवाना होगा। तो इसके लिए हम और लिख लेते हैं, क्योंकि इसको तो हल करना ही है और इसके साथ ही एक दूसरे प्रतिबंध को भी संतुष्ट करवाना है। तो वह प्रतिबंध देखिए क्या आएगा, जो तीसरे टुकड़े की लंबाई है यानी कि 2x है, और यहां पर यह तीसरे टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबी होनी चाहिए। तो यानी कि 2x माइनस में जो दूसरे टुकड़े की लंबाई है वह है x + 3, और यह कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा होना चाहिए, यानी कि यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 5 के। तो इन दोनों का जो अंतर है वह कम से कम 5 आना चाहिए। तो इससे हमने यह प्रतिबंध भी संतुष्ट कर लिया है। तो अब हम x के ऐसे मान ज्ञात करेंगे जो इस असमीका तथा इस असमीका दोनों को ही संतुष्ट कर रहे हों। अब चलिए हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए x + 2x यानी कि 4x और प्लस में 3 है। तो 4x + 3 यह छोटा या बराबर है 91। फिर यहां पर हम और लिख लेते हैं, 2x - x यानी कि x हो जाएगा और माइनस में 3 आ जाएगा, यानी x - 3 बड़ा या बराबर है 5। तो अब यदि हम यहां पर दोनों पक्षों में से 3 घटा देते हैं तो 4x छोटा या बराबर होगा 91 - 3 यानी कि 88। अब यदि हम दोनों पक्षों में 4 का भाग लगा देते हैं तो यहां पर x कम या बराबर हो जाएगा 22 के। इसका मतलब है इसके हल से हमें यह मिला है कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई अधिकतम 22 सेंटीमीटर हो सकती है और 22 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अब यहां पर हल कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो x बड़ा या बराबर हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8। तो इसके अनुसार सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर अवश्य होगी। अब देखिए, इसके अनुसार तो x 22 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकता है और इसके अनुसार x 8 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि x का मान इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, यानी 8 से 22 के बीच होगा। तो यदि हम इसको लिख लें तो 8 छोटा या बराबर होगा x के, यह छोटा या बराबर है 22 के। तो इस प्रकार से हमने सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई के लिए जो परिसर यानी कि रेंज है वह लिख लिया है, जिससे कि ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो सके।